हेलो हेलो हेलो। आज हम आगे बढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ढूंढना सीख लिया, ओरिजिन से डिस्टेंस सीखना सीख लिया हमने। आज हम कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे हो, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे ये कैसे पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स। और ये लाइन है हमारी, ये देखो, ये पॉइंट्स ऊपर नीचे है, तो ये कैसे पॉइंट्स हुए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ये नहीं है। सिंपल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होते हैं? आपको बस इतना याद रखना है। मान लेते हैं हमारा एक लाइन है जिसमें हमारा ये है हमारा ए, ये हमारा है बी, और ये हमारा सी मान लेते हैं। अरे यार गड़बड़ हो गया, बी को यहाँ नहीं, यहाँ रखना है। ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ए के पॉइंट दे रखे हैं 0, 5, बी के लिखे हैं x और 6, है ना? एक्स क्यों लगा रखा मैंने? 3 और 7, 3 और 6, और सी का दे रखा है 5 और 9। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले और प्रूफ करना हो कि कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं बल्कि ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी। यानी आपको पहले ए बी की लेंथ निकालनी होगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर बी सी की निकालनी होगी, फिर आपको ए सी की निकालनी होगी, यहां से पूरे इस लाइन तक। जब इन दोनों का सम पूरे ए सी लाइन के बराबर होता है तो हम बोल देते हैं कोलिनियर पॉइंट है। और अगर बराबर नहीं है तो बोल दोगे नॉन कोलिनियर पॉइंट है। बात समझ में आई कि नहीं? इतना ही सही आपको करना है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, इसमें इसके अलावा और कुछ है नहीं। अब जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से देखने वाली बात है। सबसे पहला मेरे को ये बताओ, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कोई चीज के बीच में सेम होना नहीं। रिलेशनशिप का मतलब रिश्ता, रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप आपने देखा है। सर राम और श्याम का क्या रिलेशन है? तो बोल देगा राम और श्याम की उम्र 50 साल है मिला के। तो राम और श्याम का एक रिलेशन दिया गया। क्यों नशे में है भाई? नींद आ रही है? क्यों, आज सोया था? स्कूल में क्या किया? स्कूल गए थे सर, पूरे दिन दुकान पे। कोई बात नहीं, ट्राई कर सुनने की। देख, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिश्ता, किसी भी चीज के ऊपर। मैथ्स में रिलेशनशिप को ही हम इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जब रिलेशनशिप को आप लिखते हो ना तो वो एक इक्वेशन बन जाता है, और उसी इक्वेशन को हम फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फॉर्म बोल दूं, रिलेशनशिप बोलूं, इक्वेशन बोलूं, बोलते हैं ना 2 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स। तो इक्वेशन की बात होती है। यानी इक्वेशन क्या होता है आपको समझ में आया? किसी भी रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, किसी भी चीजों के बीच में रिलेशनशिप जो होता है ना, उसी को इक्वेशन बोलते हैं। जैसे बोलूंगा राम और श्याम का उम्र 50 साल है मिला के, तो मैंने इन दोनों का रिलेशन लिखा। इसी रिलेशन को जो लिखा है इसको क्या बोल दिया मैंने? इक्वेशन बोल दिया। सिंपल। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। गीता की उम्र सीता से 4 गुनी है। गीता's एज इज 4 टाइम्स ऑफ सीता। गीता's एज यानी गीता की एज 4 टाइम्स ऑफ सीता। ये क्या हुआ? एक इक्वेशन हुआ। यानी इक्वेशन क्या होता है? एक तरीके का रिलेशनशिप होता है दो अलग अलग चीजों के बीच में। बात समझ में आई? 2 पर्सन है, 2 चीजें हैं। ठीक है, आपको यह समझ में आया बात? अब इस इक्वेशन को जो चीज सेटिस्फाई करते जाएगी, हम उसको इस इक्वेशन की वैल्यू मानते जाएंगे। जैसे गीता की उम्र यहाँ क्या क्या हो सकती है? 4 गुनी। अगर सीता 5 साल की होगी तो गीता कितने की होगी? देखो, गीता और सीता, ये सीता। अगर सीता
4 साल की है तो गीता 16 की, गीता 5 साल की 20 साल की, गीता 2 साल की 8 साल की, 4 साल की कैसे? अच्छा, तो ये देखो तीन चीजें क्या बोलते हैं, तीन वैल्यू इसको सेटिस्फाई करिए, तो ये तीनों वैल्यू इसके आंसर से, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई और रिलेशन ना दिया हो। बात समझ में कि नहीं? यानी जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते जाएगा वो हम उनको हम वैल्यू मानते जाएंगे कि इसका ये भी आंसर होगा, इसका ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई और चीज आपको बोली गई। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं हम। इस जो इक्वेशन है, आपको समझ में इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जहां पे भी इक्वेशन आता है वो एक रिलेशनशिप को बताता है मैथ्स में। नेक्स्ट देखते हैं, पहले कलर विल बी वाइट है ना, वाइट इज द बेस्ट। वाइट है नहीं, ग्रे लगता है मुझे। वाइट में तो सर वो ले लेना मैजेंटा, मैजेंटा कौन सा ये? अच्छा कैसे होगा? तुझे 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 कॉर्नर का ऑरेंज का बदलता है। अरे जो वाइट नहीं, पहले मेरे को दिखना चाहिए। चार वाला ले लो। ढूंढ 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 ढूंढ, अरे यार गलत ले लिया मैंने, अबे यार। हाँ अब ठीक है, ये मेरे को लेना है ये वाला, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक लग रहा है, परफेक्ट। आपको ये तो पता होगा ये क्या है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, इसमें मेरे को नहीं लगता आप डाउट हो, मैं ये सब चीज नहीं चाहता कि बीच में ये टांग अड़ा है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें बातें पता हो, नहीं पता तो आप पहले वीडियोस में देखो, है ना, और देखो ऐसी। देखो मैं यहाँ क्या साबित करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम एक इक्वेशन इक्वेशन यानी एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने जा रहा है। वो क्या रिलेशनशिप है पहले हम देखते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने जा रहे हैं जिससे कि मैं इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट को डिनोट कर सकूं। ए बोल मत बीच, देख रहा ना पढ़ा रहा हूँ तो फिर। ओहो मम्मी इसको हटा दो यार अभी यहाँ। ठीक है देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ एक ऐसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा हूँ जो कि इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट के, किसी भी पॉइंट पे मुझे वो रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप से मुझे इस किसी भी मुझे उस रिलेशनशिप से इस सर्कल के किसी भी पॉइंट के सरकमफ्रेंस को मैं फाइंड कर सकूं। यानी ये जो सरकमफ्रेंस है इसका कोई भी एक पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है, उस रिलेशनशिप को हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि
किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके किसी भी पॉइंट को हम कैसे दिखाएं, ठीक है। उस पॉइंट को दिखाने के लिए, सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को दिखाने के लिए एक रिलेशनशिप का हम यूज करें। उस रिलेशनशिप का एक नाम रख दिया गया जिसे बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोला गया है? पोलर फॉर्म। आपको मैंने बताया पोलर फॉर्म बोलूं या पोलर इक्वेशन बोलूं, बात एक ही होती है। पोलर फॉर्म क्या है? तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में किसी भी पॉइंट को दिखाने का एक तरीका है, उस पॉइंट का एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशन पे जो जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी मैं वो बोल दूंगा कि ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे आएगा, ये वाला पॉइंट। और जो वैल्यू उस पोलर इक्वेशन, पोलर फॉर्म पे नहीं बैठेगी, यानी वो बोल दूंगा वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे नहीं आ रहा। ठीक है, धीरे धीरे चीज समझेंगे समझेंगे, पहले देखते हैं। मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, आपको पता है यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। अरे यार, हाँ अब ठीक है, ये 90 डिग्री। आई होप तुम्हें पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x बोली जाएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस y बोली जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं मैं क्या कर रहा हूं, रिलेशनशिप ऑफ अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, रिलेशनशिप ऑफ अ पॉइंट। तो उसी को देखते हैं। इसको, इस पॉइंट को क्या बोला जाए, 0 0, ठीक है। इस पॉइंट का क्या नाम दो, एक्स वाई, कोई दिक्कत यहां तो कोई डाउट? मुझे बताओ ओपी क्या है, ओपी क्या आएगा, ओपी, ये इस पॉइंट को मान लेता हूं पी, इसको मान लेता हूं ओ, तो ओपी की डिस्टेंस क्या आएगी? आपको निकालना सिखाया है, बताओ क्या आएगी ओपी की डिस्टेंस? सही बात है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि ओपी क्या है सर्कल की? रेडियस है। क्या है? आप देख पा रहे हो सेंटर से, तो क्या है ये ओपी को मैं क्या रेडियस बोल सकता हूं? देखते जाना चीजों को। सो हमें रेडियस मिला है, क्या है, कहाँ गया यार मेरा? तो मैं रेडियस लिख देता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे सारी चीजें हम रिलेशन, सारी चीजें एज्यूम करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको x दिख रहा है, x क्या कहाँ है, ये डिस्टेंस दिख रही है x, देखिए। x को अगर मैं r से डिवाइड कर दूं तो r तो ये है, x को r से यानी रेडियस से डिवाइड करूं तो ये क्या बनता है? आप जरा ध्यान से देखो, x अपॉन r, x क्या है? तो बोलोगे रेडियस तो है, उसके साथ साथ ये एक हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है कि नहीं है? r क्या है? अरे हाँ यार, मैं तो x के बदले लिख दे रहा हूं। r है हमारा हाइपोटेन्यूज और x क्या है? बेस। बी अपॉन एच हो गया, यानी r और x के बीच में कैसा रिलेशन है? यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पक्का गलत तो नहीं बोल रहे ना? cos थीटा। सेम रिलेशनशिप में किसके साथ देखूं, y के साथ। ये क्या आएगा, p, क्या आया? यहां तक एक बार पूरा चीज सोचो आप, मैंने अभी तक क्या बोला, मैं क्या चीजें समझा रहा हूं।
सोचा आपने? देखो मैं फिर से बताता हूं हम क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट, किसी भी सरकमफ्रेंस में किसी भी पॉइंट को के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, उस पॉइंट का रिलेशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसको हम ढूंढने के लिए हमने जो जो चीज देखा वो देखा। मैं इसको ये बोलूं कि x अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, कोई गलत बोल रहा हूं? इसी चीज को तो मैंने यही लिखा है। मैं इसी चीज को बोलूं y अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, कोई गलत बोला मैंने? अब मेरी बात बताओ, यहाँ से हट जा, रहने दे, बंद कर, बंद कर, हो गया तेरा, चले अभी बैठ जा, चल। ध्यान दे। ओ तू मार खा के जाएगा, निकल यहाँ से, चल। देखो मैं x को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो जरा इस बात को देखो, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकता हूं, आर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई। सेम मैं y को भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या ये चीज आपको दिख रहा है, ये वाला चीज दिख रहा है आपको? आखिर ये जो चीज है x और y की वैल्यू मैंने क्या लाई, आर कॉस थीटा, y की वैल्यू है आर साइन थीटा। और r और y है क्या, ये एक पॉइंट है p पे, सही बात है कि नहीं बात है? अरे कहां चलेगा, मर गए क्या सारे कल? हाँ ये देखो, x और y है क्या, एक p पॉइंट है, यानी जो p पॉइंट है वो हमारा क्या है, यानी p पॉइंट है हमारा x और y। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ही हम लिख सकते हैं r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। ये क्या है, r cos थीटा r sin थीटा, r मतलब क्या है, कोई बता सकता है? रेडियस है। ये इससे हमने क्या निकाला, इससे हमने सरकमफरेंस पे कौन सी वैल्यू आएगी कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, इस बात का मैंने निकाल लिया। ठीक है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये जो हमने रिलेशन बनाया, ये क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया। ठीक है, आखिर जो इसका सरकमफरेंस होता है उसके साथ इसका रिलेशन क्या होता है, तो हमने एक रिलेशन निकाला। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कौन सा पॉइंट इस सरकमफ्रेंस पे आएगा ये पता चल जाएगा। कौन सा पॉइंट, जैसे मैं बोलूंगा 3 और 4 क्या आएगा किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 3 और 4 आ सकता है? तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, इसी पोलर फॉर्म को यूज करके आप ये बता दोगे कि ये पॉइंट पोलर फॉर्म पे आएगा कि नहीं आएगा, यानी किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म। ये चीज समझ में आया समझ, पोलर फॉर्म ऑफ अ पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, आया समझ। एक क्वेश्चन देता हूं, समझ में आएगा। क्वेश्चन कहां लिखा हुआ है, हाँ आपको क्या दिया गया, हमेशा x और y दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि पोलर फॉर्म ढूंढ के बताओ। पोलर फॉर्म मतलब आप ये उस पॉइंट को लोकेट कर पा रहे हो कि आखिर के इस सर्कल के कौन से सरकमफ्रेंस पे आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखो, आप धीरे धीरे समझ में आएगा। ये ये फॉर्मूला कैसे बना ये तो समझ में आया ना। अब देखो इसका यूज कैसे होता है वो देखो आप।
चीजें धीरे धीरे करके दिमाग में जाएंगी। आप एक बार में नहीं जा रहा, एक काम 2-3 बार पहले आप देखो, खुद से सोचो, 2-3 बार उस पे काम करेंगे तो धीरे धीरे जाता है। ठीक है, ये चीजें नहीं है ना, आपने पहले अभी का ये देखी नहीं तो टाइम लगता है। देखो जैसे एक बोला है कि फाइंड द पोलर पॉइंट, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ अ पॉइंट 1 1। बोले 1 1 एक पॉइंट दे दिया गया है, आप इसका पोलर फॉर्म लिख के बताओ। पहले तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे कि पोलर फॉर्म लिख के बताओ, तो लिखो अब। तो हम देखते हैं ये क्या है, 1 1 क्या है, एक्स और वाई है, सही बात है कि नहीं है। पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म होता है हमारा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा। तो मुझे सबसे पहले तो थीटा चाहिए होगा इसमें, और रेडियस तो तुम्हें पता, रेडियस निकालना होगा, है कि नहीं। मैं ये सारी चीजें फिर से करता हूँ, देखो जरा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले आर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर मैं एक सर्कल ऐसा कुछ ड्रॉ करता हूँ और यहाँ कहीं सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो, अरे यार शिट यार, गड़बड़ हो गया। हाँ अब ठीक है। तो मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक, कलर चेंज करो यार, ये 1 होगा और ये 1 है ना, क्योंकि एक्स और वाई है, एक्स और वाई 1 1 है, तो ये 90 डिग्री होगी। ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है, तो तुम देखो ये और ये दोनों बराबर है, तो ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन रहा है। देखो राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल, पूरा नाम इसका ये है। अरे ये क्या हो गया, मैं इस चीज को मैं दिखाता हूँ, रुको यार, इसको तो पहले मिटाने मिटाने में परेशान होता हूँ मैं। अब आप देखो इस चीज को, ये क्या है, दोनों इक्वल है ना, इक्वल है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये 90 है, ये क्या है 90 है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये 45 और ये 45, यानी आपको थीटा मिल गया, क्या है थीटा 45। थीटा 45 ही होता है, क्योंकि सर्कल इसी पे कहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे तो बनता है। तो यहाँ पे आपको थीटा तो मिल गया, थीटा क्या है 45। आपको आर ढूंढना है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या आएगा, आर को, आर ढूंढने का आपको पता है, 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर आएगा क्या आपका, आर आएगा, देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये आएगा हमारा 2। सही बात है, हमने आर ढूंढ दिया और थीटा ढूंढ दिया, थीटा क्या निकला 45, कोई दिक्कत नहीं। आप वैसे भी देख सकते हो कि tan 45 ही होता है जो 1/1 होता है, tan 45 क्या होता है 1 होता है, 1/1 इसी को बोल सकता हूँ। तो 45 पे ही ऐसा हो सकता है जब P और B 1 हो, P और B 1 हो, कब हो सकता है, सिर्फ tan 45 पे। तो ये भी हम देख सकते हैं, यानी अब हमें ये पता चल गया कि है क्या चीज। R हमारा क्या आया, और cos थीटा यानी cos 45 आया, कॉमा √2 sin 45। अब इनकी वैल्यू लिख देंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते, इतना ही करके आप छोड़ दोगे, ठीक है। और अगर आता है तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो पोलर फॉर्म लिखने का होता है, वो इक्वेशन बोला था लिखने के लिए, हमने इक्वेशन लिख दिया और यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, हमें यही ढूंढने के लिए बोला। पोलर फॉर्म ये क्या है, ये एक लोकेशन बता रहे हो, एक किस चीज का, कोऑर्डिनेट का, ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। बहुत नींद आ रही है, जब मुंह धो लेगा, मुंह धो के आ लो। आपको समझ में आया, एक क्वेश्चन दूं और, तू बहुत नींद आ रहा था तो, रहने दे, अभी रहने दे, नहीं
फोन दे अभी 2 मिनट। फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ, अरे पोलर फॉर्म बोलूँ इसी को, एक और नाम, पोलर इक्वेशन और पोलर फॉर्म। हाँ मैं सारे नाम तो लिख दूं, सारे नाम लिख दूं ना, दिक्कत ना करो। पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, पोलर इक्वेशन भी बोलते हैं, पोलर ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, पोलर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1,√3। इसका आप पोलर फॉर्म लिख के बता दो बस। पोलर, हाँ पोलर इक्वेशन, पोलर फॉर्म, कुछ भी इसका करो। मुझे क्या बता भाई, एक्स बेस होता है कि वाई बेस होता है, ये मैं बताऊं? कलाकार है तुम तो, किसी को भी मान सकते हो, घर का मेहमान थोड़ी ना है। नहीं मानो तो नोज ब्लीड होगा। आप सीधे आंसर ढूंढो, क्वेश्चन मत लिखो। आपको क्या लिखना है? पोलर फॉर्म। सही बात है। कैसे लिखोगे? जैसे बता रहे वैसे लिखोगे। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। एक्स हमारा हो जाता है बेस और वाई हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, पेंडिकुलर, अबे भाई हाँ, ये वाई हो जाता है कि नहीं? अब बस आपको क्या निकालना होता है? आर निकालना होता है। आर आएगा क्या? तो आर की वैल्यू तुम्हें आपको आती है निकालने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर निकाल दोगे क्या? तो एक्स आया 1 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर आर क्या आएगा? आर आएगा 1 + 3 = √4 विच इज इक्वल टू 2। √4 का मतलब 2 होता है ना? तो आर आपका क्या आ गया? 2। अब पोलर फॉर्म लिखना तो इजी है। पोलर फॉर्म होता क्या है? अरे आपने तो वो ढूंढा ही नहीं ना। अरे हाँ, थीटा तो हमने ढूंढा ही नहीं। रुको थीटा भी निकालता हूँ। पहले पोलर फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, आर साइन थीटा, ओहो कॉस थीटा पहले होता है। पहले क्या लिखोगे? क्यों नहीं? क्योंकि एक्स का रिलेशन उसी के साथ दिखाता है, आर कॉस थीटा कॉमा वाई साइन थीटा, ये होता है। आर के साथ हमेशा कॉस थीटा आएगा, ठीक है, और वाई के साथ हमेशा साइन थीटा होगा। ये बात आप ध्यान रखना। एक्स वाले का हमने निकाला था पहले, इसीलिए। अब साइन, अब बारी आती है आर, तो हमें पता चल गया थीटा रह गया, थीटा ढूंढ लेते हैं। चलो थीटा ढूंढते हैं इसी में, नीचे मैं ढूंढ देता हूँ और फिर आंसर निकालते हैं। बड़े ध्यान से देखना कैसे थीटा निकाल रहे हैं। ये हमारा क्या आया था? ये हमारा एक्स है। अरे यार कलर चेंज करो यार, एक ही में कलर ना दिक्कत करता बहुत है। ये हमारा एक्स है, कितना था? 1। ये हमारा है वाई, कितना था? √3। हाइपोटेन्यूज 2 था। मुझे हाइपोटेन्यूज जरूरत ही नहीं है, जरा देखो
देखो ये पी और बी का रिलेशन देखा है क्योंकि यही दे रखा था। पी और बी का रिलेशन क्या है? √3/1। अब ये बताओ पी बाय बी किसका होता है? tan थीटा। और tan के कौन से थीटा पे आंसर √3 आता है? tan 60 पे आता है। कितना? √3। यानी tan, यानी जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आई? 60 डिग्री। यहां ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज होगा। समझ में बात आ रही? समझ? इसीलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है। समझ में बात? जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी थोड़ी बहुत। थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं, लेकिन आता तो है। आपको ये समझ में आया? यानी 60 मैंने कैसे निकाला देखा आपने? मैंने रिलेशन देखता हूं हमेशा पी और बी का। आपको जब भी थीटा निकालना होगा ऐसे ही निकालोगे। किसका रिलेशन देख के? हो सकता है ये ऐसे ना देके कुछ और दे सकता है। क्या दे सकता है? 6√3/6 ऐसे दे रखा है, तो आपको लोएस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या है √3? ये बात देखना। हो सकता है यहाँ पे अगली बार 1 दे दे और यहाँ √3 हो जाए, तो क्या होगा? 1/√3 क्या होता है? 10। tan 30 होता है। और जहां 1 और 1 दे दे, अभी तो आपने देखा था tan 45। यानी आपने थीटा निकाल लिया, क्या हुआ? थीटा क्या आया? थीटा क्या आया? 60 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 cos 60 कॉमा, अरे यहाँ आर लिखना था, मैंने वाई क्यों लिख रखा है? 2 sin 60। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका पोलर फॉर्म लिखना है। पोलर फॉर्म का मतलब आप ये बता पा रहे हो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किस जगह ये जो कोऑर्डिनेट है आएगा। मैंने बोला था जो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते जाए वो उसकी वैल्यू होगी, जैसे अभी हमने इक्वेशन में देखा था। आपको पोलर फॉर्म समझ में है? पोलर फॉर्म सिर्फ इतना ही होता है। आपके कभी भी एग्जाम में आता है तो पोलर फॉर्म आप दिमाग में रखना। एग्जाम में वैसे तुम्हारे नहीं आएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना वो दोगे, वहां पे ये पूछता है। ये जो प्राइवेट क्या बोलते हैं बोर्ड्स होते हैं वहां ये पढ़ाया था पोलर फॉर्म। तुम्हारे तो बुक में खत्म। एक तो है सेक्शन फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, बस खत्म। लिपट जाता है। देख भाई तेरी इतनी स्पीड है, तेरे रूट और स्क्वायर में ही गायब रहता है कितना। क्या बार बार पढ़ना चाहे? नहीं भाई वो उसमें भी टाइम लगेगा, ऐसा ढूंढना है। वो भी अपने आप में कुछ ना कुछ तो वेटेज रखता ही है। सीबीएसई बोर्ड मैं मानता हूँ हल्का है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही दम, है ना? इतना तो है नहीं है खराबी है। आपको पोलर फॉर्म निकालना आ गया? हमने कैसे पोलर फॉर्म निकाला, कैसे पोलर फॉर्म की एक इक्वेशन बनाई, ये देखा आपने? आपने देखा आर कॉस को मैंने क्यों लिखा है पहले? क्योंकि एक्स पहले वही आया था। एक्स के साथ आर का रिलेशन देखा गया था तो वो कॉस थीटा था, और वाई के साथ आर का रिलेशन देखा गया था वो साइन थीटा था। इसीलिए एक्स, इसीलिए कॉस थीटा पहले लिखता हूँ, साइन थीटा बाद में। ये भी समझ में आया? इसमें ज्यादा कुछ भारी लगा नहीं। क्या हमने देखा? सरकमफ्रेंस में किसी भी पॉइंट का हमने क्या निकाला? उसका एक इक्वेशन बना। ठीक है, उस इक्वेशन में जो पॉइंट सेटिस्फाई करता जाएगा हम बता देंगे कि भाई ये इस जगह आएगा, इस जगह आएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ लोकेशन सीखी है। क्या सीखी है? लोकेशन। यानी किसी भी पॉइंट को आप सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लोकेट कर सकते हो। इतना ही मैंने सिखाया और इससे ज्यादा नहीं सिखाया। आपने किसी भी कोऑर्डिनेट को सर्कल के सरकमफ्रेंस पे शो करना दिखा दिया कि सरकम कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, उसका रूप कैसा होगा, देखा आपने? बस यही होता है पोलर फॉर्म में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, आप ये याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, न्यू कंसेप्ट देख लेते हैं।
न्यू नेक्स्ट कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है और कौन सा नहीं, वो देखना है। इंटरसेक्ट मतलब अगर मैं एक लाइन देता हूं, ये लाइन दी मैंने और मैंने यहां पे एक पॉइंट डाल दिया, तो क्या ये लाइन उस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है, काटते हुए नहीं जा रहा। इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है काटते हुए जा रहा है, उससे होके गुजर रहा है। हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने एक और लाइन दी और इस बार पॉइंट यहां दे दिया, तो क्या ये इंटरसेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये इंटरसेक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर हम लाइन को आगे बढ़ाएं, है कि नहीं? अगर मैं यहां पॉइंट दे दूं, क्या कभी इंटरसेक्ट होगा? नहीं। तो पूछेगा भी नहीं वो, क्योंकि वो भी वैलिड पूछता है। ऐसा तो पागल उठ के नहीं आया है कि क्वेश्चन जो मर्जी दे, मर्जी जो मर्जी बना रहा है, वैलिड क्वेश्चन ही बनाया जाएगा। तो इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे ही ए और बी दो कंसेप्ट आते हैं। पहला ए क्या है हमारा? ये हमारा इंटरनल इंटरसेक्शन, इंटरनल इंटरसेक्शन। इंटरनल इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? किसी लाइन के अंदर ही पॉइंट हो, है ना? किसी लाइन, कोई लाइन जो है ना वो पॉइंट से होके गुजर रही है, तो उसे बोलेंगे इंटरनल, यानी उसके अंदर ही है। और अगर बाहर है तो बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। ये कहाँ का है? ये एक्सटर्नल बोला जाएगा, इसे बोला गया इंटरनल। क्या आपको यहाँ पे कोई डाउट है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब चीजें देखो आप, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मान लो x, और यहां से यहां के डिस्टेंस को मान लो y। मानना ही तो है, मान लिया, कोई दिक्कत? कुछ नई नंबर है तो मैंने एक्स वाई मान लिया। एक्स वाई ही क्यों माना? क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं अभी, इसीलिए एक्स और वाई मान लिया। तो अगर मैं बोलूंगा कि इंटरसेक्शन का रेशियो लिखो, तो आप क्या लिखोगे? एक्स, ये लिखोगे। समझ में बात? इंटरनल इंटरसेक्शन का के बीच में कैसे होता है, समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा? एक्सटर्नल देखो कैसे होता है, यहां से यहां तक, यानी ये वाला पॉइंट यहां तक, इसे हम x मानेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस y मानेंगे। यानी एक्चुअली में हम कैसे नाप रहे थे? ऐसे नाप रहे थे, ऐसे नाप रहे थे। और यहां पे कैसे नाप रहे हैं? ऐसे नाप रहे हैं और ऐसे नाप रहे हैं। इसको बोला गया है y, इसको बोला गया x। बोलूंगा इसको भी x कॉमा y, लेकिन इसमें कितना डिफरेंस है दोनों में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटरसेक्शन, इंटरनल इंटरसेक्शन है तो कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन होता है तो कैसा होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक्स और वाई किस हिसाब से माना जा रहा है, इतनी बात देखो आप। देखता हूँ क्या बना है, क्वेश्चन तो और है नहीं। सो हमारे काम का क्या है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? हम जो पढ़ेंगे इंटरनल पढ़ेंगे, एक्सटर्नल छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, पढ़ाने के तो पढ़ा दिया जाए, लेकिन अब तुम्हारा उतने पे खत्म हो जाता है तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन होता है, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन भी होता है। यानी जो आप इंटरसेक्शनल फॉर्मूलाज पढ़ते हो वो नॉर्मल पढ़ते हो, तो एमएन वाला जो आपने देखा है बुक में, वो इंटरनल इंटरसेक्शन है। हाँ जो भी, वो ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है, इंटरसेक्शन ऐसे ही होता है ना? क्या ये वाला होता है एक्सटर्नल इंटरसेक्शन? नहीं होता। लेकिन पता दोनों होना चाहिए, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन क्या होता है और इंटरनल इंटरसेक्शन क्या होता है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इंटरनल इंटरसेक्शन पढ़ने जा रहे हैं।
हो रही है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं इंटरनल इंटरसेक्शन। शानदार राइटिंग लिखता हूँ इस बार। हुई नहीं, मोटी हो गई। इंटरनल इंटरसेक्शन। लग रहा है कुछ हैवी पढ़ रहे हैं, राइटिंग चेंज होने की वजह लग जाता है कि कुछ हैवी सा है। सब दिखने का है नाटक। तो इंटरनल इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरनल इंटरसेक्शन बोलूं, इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलूं, समझ में आ रहा है ना? पॉइंट लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ। इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या है, अपना ही तो है। इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पढ़ने जा रहे हैं यार। आपको पैरेलल लाइन पता है? जो लाइन कभी भी आगे जाके नहीं मिलती, यानी वो कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब नहीं मिलेगी, लेकिन बोला जाएगा कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी है ही नहीं। उसको बोला जाएगा, क्योंकि नहीं मिलती, अच्छा ही लगता, बोलते हैं इन्फिनिटी में मिलेगी। अब ठीक बना। मैं आपको सिर्फ इसी एक्सेस में समझाऊंगा, मेरे को लगता है आपने इतना देख लिया मेरे को, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इस बात को आप हजम कर सकते हो, कर सकता है ना? ठीक है। हम दो पॉइंट लेंगे, देखो इस पॉइंट का नाम रख लेंगे ए, ठीक है? और एक पॉइंट लेंगे हम, रुक जा यार, मैं ये लाइन खींच देता हूँ, उसके बाद होगा। एरो आ गया, कोई बात नहीं। इसे क्या बोला? ए। इसे क्या बोला? बी। और क्योंकि मैं इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने जा रहा हूं, तो यहाँ एक और पॉइंट रखूंगा, यहाँ की बाहर रखूं, अंदर रखूंगा। जब एक्सटर्नल पढ़ूंगा वो बाहर रख के निकाल लूंगा, तो अभी अंदर बीच में कहीं रख देता हूँ। तो बीच में रखो, साइड में रखो, उससे कोई मतलब। और उनके बीच में कैसे डिस्टेंस हम देखते हैं, वो तो पता है आपको। सी पॉइंट, सही बात है। अब मैं नाम रख देता हूँ, इस पॉइंट पे कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसे क्या मानू मैं? वाई। इसको भी एक्स वाई मानना होगा, मानना होगा कि नहीं होगा? दोनों एक्स वाई मानूंगा, गड़बड़ नहीं लग रहा? एक को मान लेता हूँ वन, और इसको वन, और ये एक्स टू, और ये वाई टू माना है हम। अज्यूम, जूम मचा रहे, जूम मचा रहे, जूम। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स मानू कि क्या मानू? तो वहां तो एक्स मान लिया था, यहाँ तो एक्स कुछ और है, तो मान लेते हैं एम। फेमस है इसीलिए नाम ले रहा हूँ। आप मानना है तो एल, ओ, जो मान अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चलती है उसको ही मानते हैं। ये क्या है? इसको एन मानेंगे। दोनों सेम थोड़ी ना डिस्टेंस है, हो सकता है अलग, सेम हो तो ठीक, खुशखबरी, मुबारक हो। और ये रेशियो में होगा कि नहीं होगा? ये रेशियोज निकलते हैं, समझ में आएगी नहीं यार? अब सारा ताम झाम शुरू करता हूँ। ला 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 ला। चले छोड़ना। एक, हाँ नहीं तो ड्रामा देख रहा तू, एक तो लाइन खींचो।
हाँ हाँ बता। क्या बढ़िया लाइन खींची मैंने, वाह। और क्या होगा? अब कुछ नहीं है भाई, एआई है ना, एआई है। मैं सारी चीजें देखना चाहता हूँ। इस पॉइंट तक मैं इसे एक्स बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, ये बताओ। यहां से इस पॉइंट तक मैं इसको, अच्छा इसको तो x1 बोलूंगा। अरे यार कुछ मतलब, यहां तक क्या पॉइंट होगा? अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको, उसको छोड़ो, पहले एक और चीज दिखाता हूँ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? x2 होगा। अब देखो x1 है, y1 ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना ही हम रह गए। इस पॉइंट का भी तो कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही हम x और y मान लेते हैं, सिंपल। कोई दिक्कत? वो x1 y1, इसे x2 y2, इसे xy, हमने माना है, इसीलिए हमने किया है। 1 है 2 है, आपको एक्चुअल में ये मिलेगा 2 3 4 5 6 7, ऐसे मिलेगा। यहाँ पे हम x, ताकि अलग लगे, हमें ये निकालना है बस, देखा। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बताओ, ये वाली x है ना, ये x होगी। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। इनके डिस्टेंस देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ला 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 ला। अरे यार कुछ बढ़िया कलर है। हाँ ये ठीक है, हटा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ। सर ये y है। पिंक वाली लाइन कौन सा है? तो ये, सर ये y1 है। हाँ ये वाली पिंक वाली लाइन, अरे हाँ यार, हाँ ये y2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं चीजें ध्यान से, मुझे निकालना क्या है, पहले m से m निकालना है, यानी ये लाइन कितनी लंबी है ये निकालनी है। ये निकालना है कि नहीं निकालना? हम अपने पीले कलर पे आते हैं वापस। अरे कुछ सर्च मत हो। आप जरा कौन सा लाइन निकालने जा रहे हैं? नहीं, ये वाली, ये लाइन निकालेंगे क्योंकि यही तो m है। तो m निकालने जा रहे हैं। ये लाइन क्या आएगी, कोई बता सकता है? ये रुको रुको, इसको पहले हटा दूं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, रुको। तो यहाँ जा, समझ में तो अभी भी आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मेरे को ये बताओ, ये जो y है कहां से कहां तक का डिस्टेंस है ये? तब बोलोगे सर ये यहां से यहां तक का है। सही बात है कि नहीं बात है? ये जो y है कहां से कहां तक, अरे ये जो y है ये पूरा है सर, ये पूरा है। तो मैं पूछूंगा इतना कितना है, इतना। तो बोलोगे सर ये y1 है। मैं बोल रहा हूँ पूरा y है, इतना y1 है, तो ये कितना होगा, इतना। y माइनस y1, सही बात है कि नहीं बात है? यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो पिंक वाला है, ये आएगा हमारा, सही बात है। ये वाली लाइन, ये यहां से यहां तक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से इस लाइन की भी डिस्टेंस निकाली जाए। कैसे निकालेंगे? ये पूरा x है, ये इतना x1 है, तो ये क्या होगा, पूरे में से इतना माइनस कर दो, तो ये क्या आएगा, x माइनस, होगा कि नहीं होगा? ये 90 डिग्री है, सही बात है।
ये है हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो m और कुछ नहीं बल्कि h होगा। तो h निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, रुको यार मैं यहां लिख देता हूं, h क्या है, h है m, p क्या है y माइनस y1 का होल स्क्वायर, सही बात है क्योंकि p का स्क्वायर है। b क्या है, इसका होल स्क्वायर। m आया क्या, कोई दिक्कत, सेम फॉर्मूले से मैं इन सब चीजों को हटा दूं, अब तो आपको समझ में आ गया। आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो यहाँ साइड रख देता हूँ, नोट कर लेना बाद में। अरे साइड ही तो कर रहा हूँ मैं, कुछ कर रहा हूँ कुछ, हो गया सेम का, सेम तरीका ये भी करूंगा सेम का, ये क्या होगा x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, ये होगा x2 माइनस x2 माइनस x होगा, देखो है ना, x2 माइनस x, और ये क्या आएगा y2 माइनस y, क्योंकि y यहां से इतनी बड़ी लाइन y थी, तो y2 माइनस ये आ गया। सेम n की वैल्यू निकाल दूंगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारी बेस है, ये हमारी p है, तो इस हिसाब से हम क्या देखेंगे, y2 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस, कोई यहां तक देख पा रहा है, यहां तक तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं, हमने अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला ही देखा है। मैं इन सारी चीजों को हटा रहा हूँ, बड़ा जरा बहुत ध्यान से देखना, रुको यार इरेजर लेना पड़ेगा, ठीक है मीडियम ठीक है, आपको क्लियर सारी चीजें दिख जाएं इसीलिए मैं मिटा रहा हूँ। ऐसे ही मैथ्स क्लास चलती है? आपने 2 मिनट इधर उधर कहीं देखा, खूब भाई दिखाते तो रील्स पे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए क्या चीज क्या थी, ठीक है, मैं इस चीज को और डेप्थ में जाता हूँ, हो सकता है ये चीज आपको समझ में ना आए क्योंकि आपके पास मैंने इसमें एक ट्राइंगल का कंसेप्ट लग रहा है, क्या लग रहा है कंसेप्ट, कोई समझाता नहीं इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ट्राइंगल का कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या होती है, क्या ये तीनों लाइन पैरेलल नहीं है कि नहीं है अरे बहस मत करो फालतू की बात पे, मिलेगी लेकिन इन्फिनिटी पे, ये क्या बकवास है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मुझे बताओ,
आपको कुछ इस टाइप की चीजें दिख रही हैं? कैसे कैसे बताओ? देखो, जब ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कुछ इस टाइप की ये चीजें, ऐसा है, फिर ये एक ऐसा है। कहाँ गया यार? ओहो, कैसे समझाया जाए? देखो, ये y1 जो ये y जितने भी थे ये पैरेलल थे। ये जो y एक्सिस वाली लाइन थे सारे पैरेलल थे, जिसकी वजह से ये और ये एंगल क्या है? बराबर है। और उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है किसी के, तो कंफर्म बात है कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। जैसे ये 90 ये 90 और ये दोनों बराबर है ब्लू वाले, तो व्हाइट वाला ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल ही आएगा, है ना? ये इक्वल ही आएगा, नॉर्मल सी बात। देखो, तो कॉन्ग्रुएंसी इसी, क्योंकि दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो बोला जाता है कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? पहले तो सेम समझो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप के हैं। क्या है? सेम शेप के। सेम सेम बोल रहा है, अरे सेम बोल, सेम देख, सेम 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 शेप के हैं। किसके? हाँ, सेम शेप के, जिसकी वजह से कंसेप्ट आता है जो आप ट्राइंगल में पढ़ते हो। वो कंसेप्ट यहाँ यूज होता है। इस चीज को जरा देखो, क्या था वो कंसेप्ट? कंसेप्ट ये बोलता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या है? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होते हैं वो बराबर होता है। जैसे ये मान लेते हैं x है, ये मान लेते हैं y है, तो बोल, और ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं q। तो बोला है x अपॉन y जो होगा इक्वल होगा p अपॉन q के। ये बात बोली जाती है। ये किस चीज का कंसेप्ट है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। जब आपको ट्राइंगल्स पढ़ाया जाएगा ना, तब इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तो आप इस ट्राइंगल के कंसेप्ट को अभी ऐसे ही हल्के फुल्के पे रिमाइंडर याद कर लो कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो कौन सा साइड किसके ऊपर आएगा? तो इसके ऊपर रखूंगा, आपको दिख रहा है एक्स वाई के ऊपर आ रहा है, पी और क्यू के ऊपर आ रहा है। तो पी और क्यू क्या हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग। और वाई और एक्स क्या हुआ? वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ समझा पा रहा हूँ। बोर्ड पे ना मेरे को बहुत दिक्कत होती है, ये इसके ऊपर आएगा, इमेजिन करो। बच्चे इतने गधे, इमेजिन क्या होता है? चलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? इस पूरे कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। जब हम पूरे कंसेप्ट को यूज करते हैं तो क्या मैं m अपॉन n लिख सकता हूं? क्या बोल रहा हूं वो देखो जरा। अगर मैं इस ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को, ये जो फर्स्ट नंबर ट्राइंगल है, इसको सेकंड वाले पे रखूंगा
तो क्या m वाला पॉइंट n के ऊपर नहीं आएगा? तो m और n कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं है? तो मैं m अपॉन n भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का यही तो रूल है। तो m अपॉन n ऐसे लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। जब मैंने m अपॉन n लिखा है तो m अपॉन n किसके बराबर होगा? तो तुम बोलोगे सर अभी हमने पढ़ा था कि कोई ट्राइंगल होता है, ये x है, y है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। एंगल जो बराबर होते हैं ना उसके हिसाब से रखते हैं, एंगल जो बराबर होते हैं उसके हिसाब से रखते हैं। से अगर मैं बोलूं कि ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, मैं बोलूंगा ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो इस पूरे ट्राइंगल को आपको घुमा के इसके हिसाब से रखना पड़ेगा। आप जरा देखो ये x है, तो बताओ यहाँ पे x कौन सा होगा? यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप इसे घुमा के देखना पड़ेगा आपको, यानी एंगल को एंगल के हिसाब से रखते हो तब देखते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में हमने क्या देखा कि अगर ये x है, ये y है, ये p है और q है, तो x अपॉन y बराबर होगा p अपॉन q के। सही बात है कि नहीं बात है? तो हमें p और q यानी दूसरा साइड लिखना पड़ेगा यहाँ। तो दूसरा साइड यहाँ क्या है बताओ जरा? तो दूसरा साइड सर देखो, एक तो साइड m और n है, दूसरा साइड ये है, दिख रहा है आपको जहां मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, ये दूसरा साइड है, इसको लिख लेते हैं। ये साइड आया क्या था? तो ये आया था हमारा x माइनस x1, और ये क्या आया था? x2 माइनस x आया था, कंफर्म x, हाँ ठीक है, ये आया था। यानी ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये के। ये क्या बोल रहा हूँ समझ में आ बात? ये और ये बराबर हो गए और ये वाला एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। तो अब इस बात को देखो मैं क्या लिखता हूं। तो m अपॉन n, m किसके ऊपर था? m था हमारा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, यही था। यहां तक समझ में आया? ये कैसे इक्वेशन लाया मैंने? ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का नॉर्मल सा लिया है। अगर मैं उस चीज को यहाँ रखना चाहूँ, एक रख देखता हूँ रख के, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, देखो मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। कोई नहीं, उठने दे। मुझे कॉपी करना था, मैंने ऐसे उठा दिया। अरे ये क्या आ गया? कोई ना, देख लेते हैं, आलतू फालतू चीज हटा दो। दिख रहा है आपको? ये क्या आया था? ये m वाला था, सॉरी m यही रह गया, m था। ये क्या आया था हमारा? रुक जा, x माइनस x1, हाँ। और ये क्या आया था? x2 माइनस x, यही तो आया था। तो बोलूंगा m अपॉन n इज इक्वल टू x
माइनस x1 अपॉन, यही मैंने बात लिखी है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं मुझे। आया समझ? अरे इसको फिर यहां से यहां लिख के ला। अब आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? चीजें देख पा रहे हो? मेरी मेरी आंखें चली जाएंगी। कोई ना बाबू, कोई। समझ में बात कि यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक हमारा निकला नहीं फॉर्मूला, फॉर्मूला निकाल रहे हैं अभी। देखो यहाँ पे अभी इससे सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? हाँ, तो यह आएगा हमारा m x2 माइनस m x, सही बात है। इज इक्वल्स टू n x माइनस n x1। कुछ गड़बड़ क्यों है? हाँ ठीक, तो ठीक ठीक ठीक, गड़बड़ नहीं है। आपको ये मिला? तो अब इसमें इसमें क्या करेंगे? अब इसमें m और x की वैल्यू ढूंढेंगे। किसकी ढूंढेंगे? x की। किसकी? x की वैल्यू ढूंढेंगे। जब x की वैल्यू मुझे ढूंढनी है तो अब क्या करेंगे? x वालों को साथ में रखते हैं, बाकी वाले को इधर लेते हैं। तो x वालों को अगर मैं साथ में लिखूं तो क्या आएगा? एन एक्स प्लस एम एक्स, क्योंकि ये m वाला उधर उठ के जाएगा तो मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। और ये वाला एम एक्स टू और ये एन एक्स वन प्लस में आ जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। आ रहा है समझ? ड्राइंग मत कर, मैं आज फालतू को समझा रहा हूँ। मेरा क्या है, एक बार मैं बता दूंगा खत्म हो जाएगा। यहाँ इतना समझा रहा हूँ, कोई फायदा ही नहीं। अब इसमें कॉमन क्या आएगा? अंदर यही बचा, m प्लस एन। एन इधर लिखूं उधर लिखूं कोई बात नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं है, चुपचाप जैसा है वैसा लिख दो। सही बात है। x की वैल्यू क्या आई? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, दिख रहा है आपको? यही तो था वैल्यू, यही है ना फॉर्मूला। सेम तरीके से हमने यहाँ पे m और n को इसके बेस पे रखा था, अब y के बेस पे रखेंगे तो क्या आएगा? दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, जैसे ये वाला वैल्यू क्या आया था? हाँ, ये आया था y2 माइनस y बस। और ये क्या आया था? y1। अब m और n को किसकी वैल्यू पे रखेंगे? m अपॉन n इज इक्वल्स टू, अरे m ये ना, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। इसकी वैल्यू की मदद से आप इसमें y की वैल्यू निकालोगे। किसकी? ये आपका होमवर्क है। जैसे आपका y की वैल्यू आएगी, जैसे मैंने निकाला वैसे ही, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। और x और y और कुछ नहीं था, वो पॉइंट C था। C क्या था? इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। ये हमने पूरा, ये जो इंटरसेक्शन, इंटरनल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको हमने पूरी तरीके से डिराइव कर दिया, निकाल के दिखा दिया हमने। बात समझ में आई? तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? आपको कुछ कुछ बच्चों को याद होगा, वो होगा my2 प्लस mny1 अपॉन m प्लस n। यही तो आपको भी मिलेगा। आप खुद से निकालो इस वैल्यू को, यहां से यहां तक का सफर तय करो, क्योंकि सफर सिखाता है कि कैसे जाना है और मंजिल तक कैसे पहुंचना है। सीधा एक एक स्टेप करके जाओ। आया समझ सारा कैसे हमने निकाला है? इसमें आपको जो कंफ्यूजन लगेगा
वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल वाला इरिटेट कर रहता है। तो आप उस चीज को बस दिमाग में रख लो, ठीक है। इस फॉर्मूला को, इस डेरिवेशन को जब मैं वो ट्राइंगल कंसेप्ट समझाऊंगा उसके बाद दोबारा आके जरूर देखना, आपको तब पूरी चीजें समझ में आएगी। हमने क्या रखा है, हमने बस रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, बस ये बात याद रखो। समझ में? जिसको जब भी ये दिक्कत हो रहा है तो एक बार मैं यहां दिखा देता हूं आपको, रुक जाओ। ये था आपका और ये था ना, ये वाला क्या आया था, अरे यार एक्स वाई, ये हमारा m था, ये x माइनस x1 था, ये हमारा था x2 माइनस x, ये हमारा n था, सॉरी कोई नहीं आप लिखो ना, मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। ये हमारा n था, ये क्या हमारा था y माइनस y1, और ये y2 माइनस y, यही तो था। मुझे नहीं पता, दे दिया आपने शायद। चलो अब मैंने क्या बोला था, ये वाला साइड इसके बराबर है बोला था कि नहीं बोला था, और ये वाला साइड इसके बराबर है। कैसे बराबर आया था आपको पता है, पैरेलल की वजह से, लाइंस पैरेलल थी। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा किसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैंने एंगल के हिसाब से रखता हूं। एंगल देखो, बराबर वाले बराबर जगह है, जो जिसके ऊपर आ रहा है उसी को अपॉन में लिख दो, लिख दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आप क्या लिखोगे, m बाय n, ये बराबर होगा x माइनस, अरे यार हाँ ठीक तो है, अरे कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ क्या, हाँ नहीं m और n का रेशियो लिख रहा हूँ। m का है x1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। सेम तरीके से यही जो है ना इसके भी बराबर होगा, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके रेशियो बराबर होते हैं, यानी ये अपॉन ये। m वाला कौन सा, ये वाला, कहाँ गया y2। अब आपको दिक्कत होगी कि सर आप पहले ये क्यों लिख रहे हो m, आप जिस ट्राइंगल का ऊपर लिखोगे सबसे पहले हमेशा उसी का लिखोगे। तो मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ABC, और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम रखते हैं PQR। तो पहले मैं किसका लिख रहा हूं ऊपर, ABC, तो हमेशा ABC वाले का ही पहला है ऊपर, देखो अपॉन PQR, तो PQR का ही नीचे है हमेशा, इसीलिए इस हिसाब से लिखते हैं। ABC अपॉन PQR के जितने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो बराबर है, लिख दिया। ये यही कंसेप्ट होता है कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ ट्राइंगल में करवाने में। समझ में आ रहा बात? इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट उठा के आपके पेपर में छाप देगा, बोलेगा m और n बताओ पॉइंट से ग्राफ में, बताओ कैसे होगा, तब मुंह देखोगे, तब क्या करोगे, तब तो बोलेगा अरे मैंने तो ऐसे नॉर्मल से पढ़ लिया था। इसे क्या सेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन फार्मूला को आधा कर दो सेक्शन फार्मूला, ये क्या बकवास है, पूरा बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फार्मूला। ग्राफ दे देगा, बोलेगा ये तितली उड़ रही है, यहाँ से जा रही है वहां जा रही है, ये लड़की यहाँ से वहां दौड़ रही है, वहां फोटो बना देगा, लड़की रख देगा, गमले रख देगा, पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। समझ मत, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या है ये बस में, इसीलिए करवाया मैं। मेरा क्या, मैं तो और सिंपल पढ़ता है वो बता दूंगा, तो वो क्या, मैं तो बिना कैलकुलेशन का सिखा दूं, अभी आगे सीखोगे मैं बिना कैलकुलेट किए आंसर निकालना सिखा दूं, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आंसर बता दो किसका। 8 4 है, 8 84 आया, ऐसे आएगा 8,4, ऐसे बताओ। लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए, एकदम शॉर्ट पे पहुंचोगे ना दिक्कत करोगे, क्योंकि शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आता, वो तो आपका 2 जगह लग गया। मैं ही जब एलसीएम करता था बचपन में तो ऐसे कर देता था, लिखा है एलसीएम 3/4,
प्लस 2/7। तो मैं क्या करता है, एलसीएम मेरे को नहीं आता था, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 या 21, 4 2 8, और ये 7 4 11। जय माता दी। और कभी कभी ये चीज सही हो जाता था, कभी कभी ये चीज सही हो जाता। कहाँ सही हो जाता, देखो जरा, 3/5 है, ठीक है। कहाँ सही होगा ये क्वेश्चन, कहीं कहीं सही नहीं होता था, होता होगा पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। हाँ ये पता था मुझे कि इन दोनों का एलसीएम लेना था। हाँ सही 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 सही, ये 11 नहीं लिखता था, नहीं इतना बेवकूफ नहीं था। 7 4 जा, मैं 7 और 4 का एलसीएम लेके 28 लिख देता था। और देखो ये आंसर ठीक दे देगा, पता है क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में इन दोनों का एलसीएम जो है ना वो ऐसे ही आएगा, क्योंकि 4 और 7 का एलसीएम 7 4 से 28 ही आता है। और आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 7 ही मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। लेकिन ये कंसेप्ट कहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ है, क्योंकि यहाँ एलसीएम 10 आ रहा है। और मैं जब 10 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, और 2 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। यहाँ पे एलसीएम लेके 10 जरूर लिख दू, लेकिन 40/10 आएगा, यानी 4 आएगा, जो कि गलत है ना। लेकिन यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे चल जा रहा है। तो मैं तो सोचता था ये सारे क्या कर रहे हैं 8th वाले, 8th क्लास में जब मैं था, तो मैंने बोला ये सब क्या करते हैं गधे की तरह, देखो मेरा कितना जल्दी आंसर है, क्योंकि कभी कभी तो मेरा मैच हो जा रहा था। जब जब नीचे प्राइम नंबर मिल जाते या कोई ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो उसका सही आ जाता था। तो फिर मेरे को 9th में एक दोस्त ने बोला, 9th में तो फेल ही हो गया था, 10th में मेरे को बोला कि भाई तू ये क्या कर रहा है। बोला ऐसे ही होता है, ये तेरे को नहीं आता, अरे दिखा मैं बताता हूँ, मैं उसको सिखाने लगा। बोला अरे ऐसे नहीं होता, वो टॉपर था, तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। बोला भैंस क्या, मैं इतने दिन से गलत ही कर रहा हूँ। चलो फिर उस दिन के बाद मुझे उस दिन याद है, कोई मैथ्स का पीरियड था, कोई क्वेश्चन दिया था, मैं सॉल्व कर रहा था, उसने मेरा कॉपी देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसने मेरे को सिखाया, और उसके बाद मेरे को ये चीजें आती है। तो ऐसा, तो आपने देखा सीधा डायरेक्ट लगाने का यही होता है, ये एक एग्जाम्पल है। तो आप शॉर्टकट के ऊपर ना जाओ, मैं ये चाहता हूँ ये पूरा का पूरा खुद से डिराइव करके लाओ। आपको तो नोट करने के लिए नहीं दे रहा, पूरा डिराइव करो। आपने देखा एक फॉर्मूला को डिराइव करने में टाइम लगा, समझे बात। आपका सेक्शन फॉर्मूला इतना ही होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।